Hello students, myself Professor Anil Kumar and today I'll be discussing the next topics of information system design and implementation. So today's topic for discussions are problem definition in system analysis. पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्रॉब्लम डेफिनेशन इन सिस्टम एनालिसिस के सिस्टम एनालिसिस में आप प्रॉब्लम को कैसे डिफ़ाइन करते हो या क्यों डिफ़ाइन करते हो या कौन डिफ़ाइन करता है, क्या रीजंस हैं उसके, तो वो चीज़ें देखेंगे। और नेक्स्ट होगा हमारा बैकग्राउंड एनालिसिस। ठीक है, तो दो टॉपिक हम आज स्टडी करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन जैसे हमने ऑलरेडी स्टडी किया था कि प्रॉब्लम डेफिनेशन या आइडेंटिफिकेशन जो है ये सबसे आइडेंटिफिकेशन आपका सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जब आप करते थे कि आप एक सिस्टम एनालिसिस को यूज़र के पास बुलाया जाता है और सिस्टम एनालिसिस यूज़र से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है और उसके यूज़र की हेल्प से जो सिस्टम एनालिस्ट है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और वो उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तो हम मेनली ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो सिस्टम एनालिसिस है इसमें हम क्या करते हैं, वी एग्ज़ामिन, हम नॉर्मली जो है एग्ज़ामिन करते हैं किसी बिज़नेस सिचुएशन को। वी एग्ज़ामिन अ बिज़नेस सिचुएशन, मतलब अभी फ़िलहाल बिज़नेस कैसा चल रहा है उस सिचुएशन को एग्ज़ामिन करते हैं और उसमें अगर कुछ को प्रॉब्लम हो उसको आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन जो है हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, तो अब जो टोटल आपकी डेवलपमेंट होती है, ये सारी आपने सोल्यूशन जब बनाना है तो इसको जब आपने डेवलप करना है तो डेवलप करने के लिए आप क्या करते हो, आप प्रॉब्लम को बाइफिकेट कर लेते हो, तोड़ लेते हो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि जो आपकी डिज़ाइनिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है वो आसानी से हो सके। ठीक है, तो अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम अच्छी तरह पता होगी, आप इसकी आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन होगी, ओनली देन यू विल बी एबल टू बाइफिकेट it into multiple or smaller problems and then you will be able to design and implement the solution। ठीक है, तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए। तो आप इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, पर उसको डिफ़ाइन हम कहाँ करते हैं, मेनली जो आप सिस्टम इन्वेस्टिगेशन में ठीक है, तो आप सिस्टम इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हो, आप जो है प्रॉब्लम को मोर क्लियरली या मोर डिटेल्ड वे में इसको स्टडी करते हो। मोर डिटेल्ड वे, आप ज़्यादा डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। आप चेक करते हो कि आपने जो सारे पॉइंट्स हैं वो कवर कर लिए या नहीं। इंश्योर ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड, आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे आपने जो हैं वो कवर कर लिए हैं, आपकी प्रॉब्लम के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं या कुछ रह गए हैं। ठीक है, तो आप इसमें जो प्रॉब्लम को बिल्कुल क्लियरर वे में जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हो आप सिस्टम इन्वेस्टिगेशन फेज़ में। ठीक है, और यहाँ पे आप एक उसकी रिटन स्टेटमेंट लिख लेते हो कि प्रॉब्लम है क्या, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्लियर जो है मेंशन किए होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, कि आपके प्रॉब्लम का क्या स्कोप है, मतलब उसका दायरा कहाँ तक है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप उसमें क्या करना क्या चाहते हो उसके साथ। तो वो सारी चीज़ें की आप क्या बना लेते हो, एक आप रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो बना लेते हो। ठीक है, तो इस रिटर्न स्टेटमेंट से हमें ये सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि सिस्टम एनालिस्ट में स्टार्टिंग में जो यूज़र से आइडेंटिफाई किया है प्रॉब्लम्स, तो वो प्रॉब्लम उसको क्यों है या उसकी प्रॉब्लम किस तरह की है। जैसे उसकी प्रॉब्लम हो सकती है स्पीड के टर्म में कि जो सिस्टम है वो उसकी प्रॉपर स्पीड नहीं है, वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देता, आप उससे एक्सपेक्ट कुछ और करते हो और उसका जो रिस्पॉन्स है वो कुछ और ही आ रहा है। ठीक है, या फिर आपका जो वर्कलोड है उसको जो सिस्टम पूरा जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, या आपका जो रिज़ल्ट हैं दे आर नॉट एक्यूरेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी रिटर्न स्टेटमेंट में सारी कुछ मेंशन कर रखी होती हैं। ठीक है, तो आपका क्या है कि आप पहले तो हमने बात की कि सिस्टम एनालिसिस होता क्या है। सिस्टम एनालिसिस को करने का फाइनल काम क्या है कि हमने प्रॉपर उसका सोल्यूशन बनाना है, उसको डेवलप करना है। तो डेवलप हम सोल्यूशन तभी कर सकते हैं जब हमें प्रॉब्लम की प्रॉपर डेफिनेशन पता होगी। अगर प्रॉब्लम की प्रॉपर डेफिनेशन पता होगी तो हम उसको कुछ उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स कर सकते हैं और हर पार्ट पे को अलग से डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब ये प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफ़ाइन करना होता है तो वो हम किस में करते हैं, सिस्टम इन्वेस्टिगेशन फेज़ में।
तो उसमें हम पूरा डिटेल में जाते हैं, हम चेक करते हैं कि सारे पॉइंट्स कवर हो गए या नहीं हो गए, हमारी प्रॉब्लम जो बिल्कुल क्लियरली हमें पता होती है, और उसकी हम रिटन स्टेटमेंट बना लेते हैं अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड द स्कोप। अब जो हमने प्रॉब्लम यहाँ पे सिस्टम इन्वेस्टिगेट में आइडेंटिफाई की, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं कि आपको जो यूज़र को प्रॉब्लम है वो स्पीड के कारण हो सकती है, उसका रिस्पॉन्स नहीं सही आता, वर्कलोड नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा सिस्टम जो एग्जिस्टिंग है, या एक्यूरेट वो आंसर नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रॉब्लम डेफिनेशन में देखते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, उसमें उसका सोल्यूशन, हमने मेन काम क्या करना है, हमने उसका सोल्यूशन बनाना है। तो सोल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, प्रॉब्लम की डेफिनेशन पे, और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आप कॉस्ट उसको बताओगे कि इतने पैसे लगेंगे। तो आपने जो कॉस्ट एस्टिमेट है यहाँ पे ज़रूर देना है आपने साथ के साथ ही, ताकि बाद में आपके प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब हम जो आगे नेक्स्ट हमने देखना है बैकग्राउंड एनालिसिस। अब बैकग्राउंड एनालिसिस भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि हमने जो प्रॉब्लम की बैकग्राउंड देखनी है, या कह लो कि प्रॉब्लम के साथ कौन कौन बंदे रिलेटेड हैं, या ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है, या उसका काम कैसे चलता है, और उस कैसे काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, और उसके काम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके कारण जो फाइनल यूज़र कुछ इशू फेस कर रहा है, या कोई और रीज़न है। तो आप प्रॉब्लम की पूरी बैकग्राउंड को जो है वो आइडेंटिफाई करोगे, उसको एनालिसिस करोगे। तो अल्टीमेटली इसमें भी आपने क्या करनी है, आपने इन्फॉर्मेशन ही गैदर करनी है, ठीक है। आपने इन्फॉर्मेशन ही गैदर करनी है, एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो इसमें आप साइंस का कुछ मतलब मेथड्स का भी फॉलो करते हो, और कुछ आपके अंदर जो है कला भी होनी चाहिए, आपके अंदर आर्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि आपने लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो आपके अंदर अगर आर्ट होगी तभी आप लोगों से जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि वेयर टू लोकेट द इंफॉर्मेशन, आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी और कब मिलेगी, वेयर एंड व्हेन, कब मिलेगी और कितनी मिलेगी, क्या क्या आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, कब मिलेगी और कितनी मिल सकती है, ठीक है। तो आपको जो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो 3 जगह से हमें मिलती है। सबसे पहले हमें मिलती है ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है यूज़र या स्टाफ से, और तीसरी इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो मिलती है हमें खुद जो वो काम करते हैं, वर्क इटसेल्फ, जो खुद वो काम करते हैं उसी से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन से बैकग्राउंड एनालिसिस में बैकग्राउंड हमें मतलब हम बैकग्राउंड इनकी हेल्प से चेक कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की, यूज़र की और काम की हेल्प से हम जो है प्रॉब्लम की बैकग्राउंड एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएंगे पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ मतलब होती हैं गाइडलाइंस कि आपको इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करती है। आपके गोल्स क्या हैं, अल्टीमेटली आप किस गोल के लिए काम कर रहे हो, गोल आपके जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। देन ऑब्जेक्टिव, इन गोल्स को मिला के आप अचीव क्या करना चाहते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अचीव क्या करना चाहती है, तो वो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हो। पॉलिसीज़ के अलावा यहाँ पे आपको रूल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन में, आपको सबसे पहले गाइडलाइंस मिलेंगी कि ऑर्गेनाइजेशन किस गाइडलाइन को फॉलो करती है, कौन से रूल्स को वो फॉलो करती है, उसके गोल्स क्या हैं, और गोल्स के थ्रू आप फाइनली कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। अभी कंफ्यूज नहीं होना, ऑब्जेक्टिव और गोल अलग अलग होते हैं। ऑब्जेक्टिव फाइनली एक पॉइंट होता है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, गोल्स आपके छोटे छोटे हो सकते हैं। जैसे आपने BCA पूरी करनी है तो आपका पहला गोल क्या है कि आपने BCA फर्स्ट अच्छे ढंग से पास करनी है, देन 2 अच्छे ढंग से पास करनी है, फिर 3 अच्छे ढंग से पास करनी है। तो गोल आपके ये 3 हो गए, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो गया, आपने BCA को पास करना। तो आपका ऐसे ऑब्जेक्टिव अलग होता है, उसके गोल्स जो है अलग होते हैं, इसी तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन के भी होते हैं, ठीक है। तो इन रूल्स, गाइडलाइंस, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को देख के आपको ये पता चल जाता है कि इनको कौन से कंप्यूटर बेस्ड सोल्यूशन की जो है वो ज़रूरत है, ठीक है। और आपको ये सारी चीज़ें पढ़ के ये भी साथ में पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर यानी कि कौन सा बंदा कैसे काम करता है, ठीक है। वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड भी हैं सारे, मतलब रिज़ल्ट को ध्यान में रख के सारे काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपको यहाँ से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो
आपको इसमें ये भी देखना पड़ता है कि एक्चुअल गोल्स जो यहाँ पे डिसाइड कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ ऑपरेशंस यानी कि उसके अकॉर्डिंग कुछ काम भी हो रहे हैं या अकेले गोल ही बना के बैठे हैं कि हम ये गोल्स करेंगे पर काम कुछ नहीं कर रहे। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वहाँ पे कौन सी पॉलिसीज़ यूज़ हो रही हैं, रूल्स कौन से फॉलो किए जा रहे हैं, उनके क्या गोल्स हैं, गोल्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने वो कुछ काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फाइनली उनका ऑब्जेक्टिव है क्या और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब मैनेजर कौन है, नीचे यूज़र कौन है, वो आपस में रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं या बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, मतलब जो जिसको काम दे रखा है वो उसके अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट अपना दे भी पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद मिलता है आपको यूज़र स्टाफ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको मिलती है अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, कि एक यूज़र का दूसरे यूज़र के साथ क्या रिलेशनशिप है, अथॉरिटी क्या है। जैसे आप कॉलेज में ही बात कर लो कि स्टूडेंट के पास क्या अथॉरिटी है, क्या उसका टीचर के साथ कैसे रिलेशन है, टीचर के पास क्या अथॉरिटी है, टीचर के प्रिंसिपल के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं, और टीचर के पास क्या अथॉरिटी है, प्रिंसिपल के पास क्या अथॉरिटी है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाती हैं। हर एक का अपना अपना काम क्या है, जॉब फंक्शंस, ठीक है, हर एक का अपना अपना जो है वो काम क्या है। अथॉरिटी मतलब हो जाती है कि आप किसी और को ऑर्डर दे सकते हो, उसको बोलते हैं अथॉरिटी। जॉब फंक्शंस जो मेरा खुद का काम है वो मैं किसी और से नहीं करवा सकता, मैं खुद ही करूँगा, ठीक है। तो आपको जॉब फंक्शंस पता चल जाती हैं और आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट भी पता चल जाती है कि मेरी जॉब के अकॉर्डिंग मुझे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे मुझे सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है कि मेरे कितने बच्चों का एडमिशन हो गया है BCA में, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि उन्होंने फ़ीस पे की नहीं की, कितनी नहीं की, वो जो सारा काम है वो ऑफिस का है, ठीक है। तो मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट क्या है, ऑफिस की क्या रिक्वायरमेंट है। जो एग्ज़ाम वाले हैं उसको सिर्फ इतना मतलब है कि कौन कौन से इसने सब्जेक्ट रखे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कितने कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखे हैं। तो इस तरह हर बंदे की जॉब के अकॉर्डिंग हर एक की जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है, ठीक है। उसके बाद हमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में पता चल जाता है कि वो आपस में जो उनकी बातचीत करने का ढंग है वो किस तरह का है, या वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो सारे मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, वर्बल कर रहे हैं या कुछ रिटन में कर रहे हैं, वो किस तरह आपस में जो है इनके इंटरपर्सनल्स एक दूसरे के साथ जो रिलेशंस है वो किस तरह की हैं। तो इससे भी आपको आप जो है इन सारी चीज़ों से भी एक चार्ट बना सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जिसमें आप लिख सकते हो कि इस बंदे की ये अथॉरिटी है, इसका ये जॉब है, इसको ये इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, उससे नीचे वाला बंदा जो है उसको ये रिक्वायरमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप एक चार्ट सा जो है वो आप प्रिपेयर आप कर सकते हो। तो जो लास्ट आपको बैकग्राउंड एनालिसिस में हेल्प करेगा दैट इज़ द वर्क इटसेल्फ। इसमें मेनली आता है वर्क फ्लो। वर्क फ्लो का मतलब क्या है, ये सिंपल डायग्राम ही होती है। जैसे मैं मान लो ये 3 मैंने कर दिए हैं कंसेप्ट कि कॉलेज में आपका सबसे पहले है एडमिशन, फिर एग्ज़ामिनेशन, देन रिज़ल्ट, ये 3 हो गए। अब ये मोटा मोटा वर्क फ्लो है आपका। सबसे पहले आप एडमिशन लेते हो। अब एग्ज़ामिनेशन के अंदर अगर मैं घुस जाऊँ, अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊँ तो एडमिशन में भी पहले आपने कौन सी क्लास में लेना है, आपको मार्क्स कितने हैं, सप्लियाँ हैं या नहीं हैं, कैटेगरी कौन सी है, उसके बेसिस पे एडमिशन होता है, ठीक है। अगर बाई चांस आपका यहाँ पे मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट के बेस पे एडमिशन होगा तो उसका सिस्टम अलग हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन में भी आपने कौन सा एग्ज़ामिनेशन देना है, रीअपीयर का देना है, नॉर्मल देना है, ये ऑप्शनल है ये नहीं है, तो इसकी फ़र्दर डिटेल होगी। तो ये क्या है सारा, ये वर्क फ्लो। तो इसमें आपको पता चल जाता है, वर्क फ्लो की हेल्प से आपको डिटेल पता चल जाती है कि हम कौन से मेथड्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एडमिशन पे क्लिक करूँ तो मुझे नीचे मेथड्स पता चल जाएंगे। अगर BCA 1 में एडमिशन लेना है तो उसका अलग प्रोसेस है, BCA 2 में लेना है तो उसका अलग प्रोसेस है, उसका अलग प्रोसीजर है, उसका अलग मेथड है, ठीक। उसके बाद हमें वर्क शेड्यूल्स पता चल जाता है कि कौन से काम के बाद कौन सा होना है। जैसे पहले एडमिशन होगा तभी एग्ज़ाम दे पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दे दोगे, एडमिशन आपने लिया ही नहीं है। तो आपको वर्क शेड्यूल कौन सा काम कब कैसे होगा वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो आप वर्क फ्लो को DFD की डाटा फ्लो डायग्राम की हेल्प से जो है आप, या सिस्टम फ्लो चार्ट भी हम बोलते हैं इनको, डाटा फ्लो डायग्राम्स भी बोलते हैं, आप इनकी हेल्प से जो है आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, बैकग्राउंड इनकी एनालिसिस कर सकते हो। So I hope these 2 concepts are clear to you. In case you face any issue, you can contact me. Thank you very much.